नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट वीडियो में अपन ने गाउस नियम के अनुप्रयोगों में पहला अनुप्रयोग है वो अपन ने पढ़ा था। वो अनुप्रयोग था समरूप आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। आज अपन लोग दूसरा अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं और वो अनुप्रयोग है अपना अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत या मैं कहूँ चादर या ये कह दें कि पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बने कह रहे हैं कि अपरिमित अपन कह दें समरूप आवेशित अचालक परत या फिर पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो जो भी अपन पट्टिका की बात कर रहे हैं वो पट्टिका या तो इस टाइप की अपन पट्टिका की बात कर रहे हैं या मैं दो यूं कह दूं कि डस्टर है वो अपन यूं है। अब यूं अपन बोर्ड के ऊपर बना नहीं सकते तो यूं नहीं कह सकते तो मैं कह दूंगा कि ए बी सी डी कि ये कह रहे हैं कि अपन ए बी सी डी अपने पास समरूप आवेशित अचालक पट्टिका है। अचालक है इसका मतलब अपने पास आवेश होगा वो कहाँ होगा, केवल अचालक पट्टिका के अंदर अंदर आवेश रहेगा। बाहर याद रखना है कि कोई आवेश नहीं होगा और बाहर अपने पास ये कहें तो यहाँ पर ये कहते हैं अचालक पट्टिका के अंदर की सतह पे क्यू आवेश है वो समान रूप से वितरित है और अंदर है तो अपन ये कहते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल। देखो ये कह सकते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाएंगी, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएंगी। तो समेशन क्यू बराबर क्या हो गया, सिग्मा एस कह देंगे। री अपन क्या मान लो, समीकरण 1 कह देंगे। समेशन क्यू के बराबर क्या कह देंगे, सिग्मा एस वो अपन कह सकते हैं। अब अपन कह रहे हैं ए बी सी डी अपने पास एक पट्टिका है। इस पट्टिका के बिंदु ओ से बिंदु अपन ये कह देंगे। देखो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे याद रखना है कि समेशन क्यू बराबर क्या कहा अपन ने, सिग्मा एस कहा है, इसको समीकरण नंबर 1 कहिए। अब मैं ये कह रहा हूँ देखो पट्टिका के बिंदु ओ से अपन ये कह दें आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है और इस P बिंदु के ऊपर अपन क्या करना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ज्ञात करना चाहते हैं। अब मैं देखो यहाँ पे P अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी अपने को बतानी पड़ेगी और परिमाण भी बताना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है वो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट है विद्युत ए पॉइंट से कह रहा हूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का निर्धारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का अपन निर्धारण वो कर रहे हैं। तो ये अपन ये करें ओ बिंदु है, ओ से अपन स्मॉल आर दूरी पर P बिंदु है। यहाँ अपन पहले ये देखना चाहेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी अपने पास। तो अपन ओ से समान दूरी के ऊपर बिंदु ओ है, ओ से समान दूरी के ऊपर दो क्षेत्रफल अल्पांश अपन ले लें। एक क्षेत्रफल अल्पांश ये कह दिया, दूसरा क्षेत्रफल अल्पांश अपन ने ये कह दिया A1 और A2 लेते हैं। जो बिंदु O से क्या होते हैं, समान दूरी पे स्थित होते हैं और बिंदु O से समान दूरी पे स्थित होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तो क्या होता है, समान प्राप्त होता है, परंतु दिशा क्या होती है, भिन्न भिन्न प्राप्त होती है। देखो A1 और A2 अपने पास बिंदु O से क्या होंगे, समान दूरी पे स्थित है। A1 और A2 यदि बिंदु O से समान दूरी पे स्थित है तो अपन ये कहेंगे कि A1 और A2 अपने पास बिंदु O से समान दूरी पे स्थित है तो बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन अल्पांशों के कारण बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तो समान प्राप्त होता है, परंतु दिशा क्या होती है, भिन्न भिन्न अपने को मिलती है। परिमाण तो अपने को अल्पांशों के कारण है DE मिलेगा, लेकिन दिशा क्या रही, भिन्न भिन्न है और वो भिन्न भिन्न दिशा मैं कह सकता हूँ A1P एवं A2P की ओर होती है। A1 A2 P की ओर अपने पास विद्युत क्षेत्र की दिशा अपन बता देंगे। फिर वही काम अपने को करेंगे। तो देखो अपने पास ये लाइन है वो अपन ने ये कर दी है, ये लाइन है वो यहाँ पे यही ठीक है, वो ये लाइन मैंने यहाँ पे पहले से कर दिया एक अल्फा अल्फा और ये भी अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। क्या शीर्षा उनमें कौन है कि अपन ने देखो अनंत लंबाई के जो
तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, तब भी अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के वियोजित घटक लिए थे। क्यों लिए थे वियोजित घटक? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो अपने पास परिमाण अपने को प्राप्त होता है वो परिमाण क्या होता है, समान प्राप्त होता है, परंतु दिशा क्या आ रही है, भिन्न भिन्न आ रही है। तो परिमाण अपने पास समान आने पर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसके वियोजित घटक लेंगे। तो डीई का अपन ये कहेंगे क्षैतिज घटक निकालें। तो डीई का यदि अपन लोग क्षैतिज घटक निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, डीई कोस अल्फा, और ये कह देंगे इसका डी अपन ये कह दें जो ये जो अपन डीई अपने प्राप्त हो रहा है इसका भी अपन क्षैतिज घटक निकालें तो डीई कोस अल्फा, ठीक है ना। फिर अपन यदि लंबवत घटक की बात यदि अपन कह रहे हैं तो लंबवत घटक में ये अपने पास क्या होगा, ये पूरा कोण है वो तो कितना 90 है, और ये अपने पास 90 में से अल्फा घटा देंगे तो ये कोण कितना होगा 90 माइनस अल्फा, तो ये भी अपने पास कितना आएगा डी कोस एंगल, तो अपन ये कह देंगे कोस ही आएगा, लेकिन डी कोस अल्फा 90 माइनस अल्फा कह देंगे तो ये क्या होगा डी साइन अल्फा। और आप यूं याद रख लो कि लंबवत घटक क्या आएगा डी साइन अल्फा प्राप्त होता है। इधर भी अपन यदि ज्ञात करेंगे नीचे की ओर तो ये घटक भी कितना आएगा डी कोस ऑफ 90 माइनस अल्फा की बात आप कहोगे तो ये अपने पास 90 पे किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो ये क्या होगा डी साइन ऑफ अल्फा अपने को प्राप्त होगा। तो ये देखो लंबवत घटक है वो लंबवत घटक तो हमेशा क्या रहा है डी साइन अल्फा रहा है, और क्षैतिज घटक क्या रहा है डी कोस अल्फा रहा है। तो लंबवत घटक तो एक दूसरे के विपरीत होने के कारण एक ऊपर की ओर है एक नीचे की ओर है, तो लंबवत घटक एक दूसरे के विपरीत होने के कारण परस्पर क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं, जबकि क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण अपने पास क्या होंगे, परस्पर जुड़ जाते हैं। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण अपन कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अपन कहें तो वो कह देंगे क्षैतिज घटक के अनुदिश होती है। अर्थात अपन ये कह दें ये अपनी परत थी, ये अपना देखो अपन ये कह रहे हैं कि ये अपने पास पी पॉइंट यदि मैं ये कहता तो ये अपने पास ऐसी स्थिति बनी क्या, तो इनके बीच में ये जो कोण बन रहा है वो कितना, डस्टर और हथेली के बीच में कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, परत के लंबवत होती है। अतः आप ये कह दोगे विद्युत क्षेत्र की जो दिशा अपने को प्राप्त हो रही है तो अपन देखो यहाँ पे ये कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा परत के लंबवत होती है, परत के लंबवत होती है। तो देखो तीव्रता की दिशा अपने पास परत के लंबवत, पहले वाले अनुप्रयोग में भी आपको पढ़ा हो तो आपने ये कहा था कि समरूप आवेशित अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तो वहां तार के लंबवत है, यहाँ अपने पास क्या होगी, परत के लंबवत है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, परत के लंबवत आ जाएंगे। अब देखो अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यदि अपन परिमाण की बात करते हैं, दिशा के बाद में अपन यदि परिमाण निकालते हैं तो वो परिमाण देखना अपने पास किस प्रकार से अपन परिमाण है वो निकालेंगे, वो देखना। देखो बी पॉइंट में मैं कह रहा हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण या तीव्रता का परिमाण ज्ञात करना, तीव्रता का परिमाण ज्ञात करना है। तो देखो तीव्रता का परिमाण ज्ञात करने के लिए अपन देखो क्या करते हैं, क्योंकि अपने को यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि अनुप्रयोग किसके पढ़ रहे हैं अपन, गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो गाउस नियम के अनुप्रयोग यदि अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो गाउस नियम के अनुप्रयोगों से अपन ये करें कि गाउस का नियम वहीं पे लागू होगा जहां पृष्ठ वो क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। यदि पृष्ठ बंद है तो ये अपन गाउस का नियम लागू कर पाएंगे। तो ये अपन देखो जो परत है वो अपन ये करें, यही करें कि अपन ये अपन परत है वो अपन यही तो कह रहे हैं अचालक परत है। अचालक परत की बात अपन ने कही है तो यही अपन इसके अंदर की सतह पे आवेश है, अंदर की सतह पे आवेश है, इसका मतलब इसके चारों ही आवेशों के कारण अपने पास इनके चारों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बनेगी वो सब जगह इनका परिमाण क्या होगा, एक समान प्राप्त हो रहा है। तो वो अपन ये बिंदु ओ कह रहे थे क्या, ये आर दूरी, ये पी पॉइंट यहाँ पे अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं। इधर अपन ले तो इधर भी तो कह सकते थे ये आर पॉइंट है, अब आर दूरी पे पी पॉइंट ये भी तो कह सकते हैं। तो अपन जो अपने ऊपर था गाउस के नियम के लिए अपन या तो आप इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं या आप इस पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो दोनों पॉइंटों के ऊपर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन दोनों ओर ही देखो
कि ये अपने पास यहाँ अपन P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या मैं यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहा हूँ, वो भी किससे, गाउस नियम से ज्ञात करना चाह रहा हूँ। और गाउस नियम ये कहता है कि पृष्ठ वो बंद होना चाहिए, तो ये P पॉइंट तो बंद पृष्ठ में नहीं है, तो बंद पृष्ठ में नहीं है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे। गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे। तो गाउसीय पृष्ठ होता क्या है कि गाउसीय पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तो एक समान प्राप्त होता है, परंतु दिशा क्या होती है, भिन्न भिन्न प्राप्त हो सकती है, और वो भिन्न भिन्न दिशा अपन गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या के अनुदिश होती है। ठीक है ना। तो वो अपन ये बता दें कि गाउसीय पृष्ठ अपन ये कह रहे हैं कि पर्त के चारों ओर 2r लंबाई के, पर्त के चारों ओर 2r लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। 2r लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना है वो अपन यहाँ पे करेंगे। तो ये अपने बात हो 2r लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना ये कर दी, क्योंकि ये r है ये r है, तो ये टोटल दूरी कितनी होगी, 2r होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ 2r लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं, गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं, जिसके प्रत्येक बिंदु के ऊपर अपने को क्या मिलेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तो समान होगा, परंतु दिशा क्या होगी, गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या के अनुदिश होगी। अब देखना, इस गाउसीय पृष्ठ अपन ये कह रहे हैं कि बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ S को, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ S को निम्न तीन भागों में विभाजित करते हैं, निम्न तीन भागों में विभाजित करते हैं। और निम्न तीन भागों में अपन यदि विभाजित करते हैं तो अपने पास देखो ये अपने पास कौन सी ओर का है, तो ये अपन एक लिख देंगे यहाँ पे बाईं ओर का वर्ताकार भाग, ये तो अपन क्या कह देंगे, बाईं ओर का वर्ताकार भाग हो जाएगा। ये अपने पास कौन सा है भाई, दाईं ओर का वर्ताकार भाग हो जाएगा। ये अपने पास से बीच वाला जो भाग यहाँ से लेकर ये जो बच गया वो कौन सा हो गया, वक्र पृष्ठ भाग हो गया। कौन सा भाग हो गया, वक्र पृष्ठ भाग हो गया। इसका मतलब अपन ये कह रहे हैं कि बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ S को निम्न तीन भागों में विभाजित करते हैं। तो पहला क्या हो गया कि अपन ये कह देंगे बाईं ओर का वर्ताकार भाग, बाईं ओर का वर्ताकार भाग S1। दूसरा B पॉइंट कह देंगे दाईं ओर का वर्ताकार भाग S2 कह देंगे। और बीच वाला अपने पास क्या हो गया, वक्र पृष्ठ भाग हो गया, वक्र पृष्ठ भाग S3 अपन कह देंगे। तो इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को अपन क्या करें कि निम्न तीन भागों में अपन विभाजित कर रहे हैं। वो तीनों भाग है वो अपन अलग अलग ये बता रहे हैं कि वो अपने पास जो तीन भागों की अपन ने जो बात की है वो अपन कह रहे हैं कि S को निम्न तीन भागों में विभाजित करते हैं। और निम्न तीन भागों को अपन ये बता दिए कि बाईं ओर का वर्ताकार भाग, दाईं ओर का वर्ताकार भाग, वक्र पृष्ठ। देखो बाईं ओर का वर्ताकार भाग, ये भाग इस भाग की बात कर रहा हूँ मैं, ये पूरा ही मैंने S1 मान लिया। ये मैं कह रहा हूँ दाईं ओर का वर्ताकार भाग, ये मैं कह रहा हूँ कि ये अपने पास क्या हो गया, S2 हो गया। ये मैं कह रहा हूँ कि ये अपने पास जो भाग बन रहा है, ये लाइन और ये लाइन, इनके बीच का ये अपने पास जो भाग बन रहा है वो अपने पास क्या हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया। अब अपने को ये नहीं पता R कितना है, R है वो अपने को नहीं पता, तो अपरिमित आकार की पट्टी का है, अपरिमित है तो वो अपन ये लाइन डॉटेड में भी बता सकते हैं। अपरिमित आकार है तो वो अपरिमित आकार की अपन बता सकते थे। इस कारण से अपन यहाँ पे क्या मानने पड़ेंगे, अपने को अल्पांश वो मानने पड़ेंगे, क्योंकि देखो ये परत ये है भी, तो ये परत अपने पास ये भी ये है, तो मैं एक अल्पांश ये मान रहा हूँ। यहाँ पे अल्पांश इस टाइप का ये मानना है, यहाँ अल्पांश इस टाइप का, यहाँ पे अल्पांश वो भी इस टाइप का ही अपन ने ये कहा है। और यहाँ जो वक्र पृष्ठ पे मानूंगा मैं इस टाइप का सब, तो इस टाइप का सब अपन ये कह रहे हैं कि ये अपने पास वक्र पृष्ठ भाग मैंने मान लिया। अब वक्र पृष्ठ भाग वो मैंने मान लिया, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया कि विद्युत ये अल्पांश ds हो गया, और ds की दिशा हमेशा क्या होती है, जो भी पृष्ठ मान लो उसके लंबवत, तो ds की दिशा ये होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही तो अपनी वो परत, देखो जो परत है जहाँ पे मैंने आवेश संदर्भ लिख रखा है यही तो है, और परत के लंबवत किसकी दिशा, E की दिशा। तो अपने पास S3 की बात करें तो यहाँ पे कोण कितना बन गया, 90 डिग्री। यहाँ अल्पांश इस टाइप का है भी,
इस टाइप का अल्पांश है तो देखो अपने पास यही तो होगा। तो ये किसकी दिशा बता रहा है मार्कर, विद्युत जो क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा बता रहा है। तो ये मार्कर अपने पास विद्युत अल्पांश की दिशा बता रहा है। तो ये कौन सी दिशा, ds, और ये अपने पास पर्त है तो पर्त के लंबवत, तो पर्त के लंबवत ये किसकी दिशा, ई की। यहाँ पर देख रहे हैं तो ये अपने पास क्या होगा, ये ds और ये किसकी दिशा, ई की दिशा, ठीक है ना। ये ये अपन थीटा बराबर 0 डिग्री और ये थीटा बराबर 0 डिग्री और ये अपने पास थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री अपन कहते हैं। तो अपन देखो ये तीनों भाग अपन ने निकाल लिए। अलग अलग थीटा कोण की बात भी अपन ने कर ली कि S1 में थीटा E और DS के बीच में कोण कितना बन रहा है, 0 डिग्री। S2 में E और DS के बीच में कोण कितना बन रहा है, अपने पास है 0 डिग्री। और S3 में अपने पास E और DS के बीच में कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अब मैं देखो गाउस नियम से अपन यदि कहता तो गाउस नियम ये कहता है किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। तो ये अपने पास 1/ε0 गुणा होगा तो 5 बराबर ये कर दोगे समेशन q अपॉन में ε0, समीकरण नंबर 1 कर दो। फिर जब विद्युत फ्लक्स की बात अपन यदि करेंगे तो विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं तो 5 बराबर क्या होता है, E डॉट ds होता है। क्यों होता है वो अपन ने ज्ञात किया है कि अपन ये कह रहे हैं कि किसी बंद पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स अपन कह सकते हैं। तो वो अपन ये कह रहे हैं समीकरण 1 और 2 से अपने पास संपूर्ण पृष्ठ S कह देंगे। तो ये अपन 1 और 2 से करेंगे तो क्या होगा, E डॉट ds समेशन q अपॉन में S। इस S को आपने क्या किया, तीन भागों में डिवाइड नहीं कर रखा गया, S1, S2 और S3। इसका मतलब है इसे समाकलन को भी आप क्या करोगे, तीन भागों में विभाजित कर दोगे। इस समाकलन को भी आप ये कह दोगे कि तीन भाग हैं उसमें आप विभाजित वो कर देंगे। तो देखो अपने पास ये जो अपने पास टॉपिक बनेगा वो देखो क्या होगा, ऐसा ही बनेगा क्या, देखो बंद पृष्ठ S E डॉट ds और ये हो गया समेशन q अपॉन में ε0। S को आपने तीन भागों में डिवाइड कर रखा है तो S1 E डॉट ds प्लस बंद पृष्ठ S2 E डॉट ds प्लस अपने पास क्या होगा, बंद पृष्ठ की अपन फिर से बात करें तो बंद पृष्ठ में अपन ये तो करें S3 E डॉट ds और ये क्या हो गया समेशन q अपॉन में ε0। यही हुआ था। अब देखना देखो उसके बाद की बात यदि मैं कह रहा हूं तो आपको याद होगा अदिश गुणन। अदिश गुणन में आपने क्या पढ़ा है कि दो अपने पास सदिश है उनके बीच का अपने पास डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्या होगा, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और cos ऑफ थीटा। थीटा क्या हो जाता है, a और b के बीच में बना हुआ कोण ही तो है। तो यहाँ भी अपने पास डॉट है क्या, यहाँ पे भी अपने पास डॉट है क्या, यहाँ भी अपने पास क्या है, डॉट है। तो ये अपने पास क्या हो गया, S1 E का मैग्नीट्यूड ds का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा प्लस S2 की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, E का मैग्नीट्यूड ds का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा प्लस अपने पास यहाँ पे अपने पास अगली स्टेप में देखो क्या बन जाएगा, S3 और E का मैग्नीट्यूड ds का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा की बात कर रहे हैं। तो ये अपने पास क्या हो समेशन q अपॉन में ε0 होता है वो आप बता दोगे। अब देखो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो देखो अपन यही तो कह रहे हैं कि इनसे अपन जो बात कहेंगे कि देखो अपन ने यही तो मानी है। देखो एक बार मैं एंगल वाली बात फिर से बता रहा हूँ आपको। ये अपन ने अचालक परत मान ली, अपरिमित है, इस कारण यहाँ पे अपन डॉटेड बता सकते हैं। अपरिमित आकार के हैं, दिया गया आवेश होगा वो इसके अंदर के पृष्ठ पे होगा, बाहर कोई आवेश नहीं होगा क्योंकि अचालक पट्टी का है। अब अपन ने इसके चारों ओर क्या की थी, 2r लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना कर दी थी। तो ये अपन जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की जो परिकल्पना अपन ने की है वो अपन ये कह देंगे कि 2r लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना वो अपन ने ये कर ली, ठीक है ना। तो ये अपने पास कौन सा भाग है, बाईं ओर का वर्ताकार भाग है S1। अपन ये कह रहे हैं ये दाईं ओर का वर्ताकार भाग है S2 और ये लाइन अपन जो कह रहे हैं वो वक्र पृष्ठ भाग है वो अपने पास कौन सा है S3। अब अपन देखो यहाँ पे इनमें अल्पांशों की बात कर लेंगे क्योंकि देखो अल्पांश की बात अपन ये कह रहे हैं कि अल्पांश ये कह रहे हैं, क्यों अपन यहाँ पे अल्पांशों की बात क्यों कर रहे हैं, अल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स ये होता है E डॉट ds और फिर संपूर्ण पृष्ठ से अपन बाद में अपन ने ज्ञात कर रखा है, ये संपूर्ण पृष्ठ अपन ने किया है। तो अल्पांश अपन E और ds क्योंकि यहाँ पे E और ds के बीच में कौन सी है, तो ये अपन अल्पांश के लिए कर रहे हैं
तो ये एक अल्पांश S2 वाले भाग में वर्ताकार का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, ये अपन एक वर्ताकार भाग का बने यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, ये वर्ताकार भाग का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे ले लिया। तो अल्पांश देखो यहाँ तो यूं रखा गया है, देखो एक बार इन चीजों को समझना, यहाँ यूं रखा है तो क्षेत्रफल अल्पांश है, ds की दिशा ऊपर की ओर है, तो ये ds की दिशा हो गई क्या, ठीक है क्या, और ये हमेशा पर्वत के लंबवत किसकी दिशा, E की दिशा, ठीक है ना, और ये अपने पास ds की दिशा, इनके बीच में कोण कितना 90 डिग्री। तो देखो वक्र पृष्ठ अपन ने कौन सा माना था, S3 में अपने पास E और ds के बीच में बना हुआ कोण कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ अपन कितना लिख दोगे, थीटा बराबर 90 डिग्री। फिर देखो यहाँ अपन कह रहे हैं इस अल्पांश को यूं रखा गया है, तो यूं रखा गया तो मार्कर यूं तो अपन कर सकते हैं, यही कहेंगे। तो क्षेत्रफल अल्पांश हमेशा पर्वत के अपन क्षेत्र जो भी अपन वर्ताकार है उसके हमेशा तल के लंबवत क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा कहेंगे। तो ये अपने पास ds की दिशा, पर्वत के लंबवत यही दिशा किसकी है, E की दिशा। तो S2 में बोलो देखो E और ds दोनों एक ही दिशा में है क्या, तो S2 में अपने पास से बना हुआ कोण कितना है, यहाँ देखना देखो S2 यही है क्या, तो इनके बीच में बना हुआ कोण कितना 0 डिग्री। यही बात यहाँ पे होती, तो इधर अपने पास ds की दिशा और यही दिशा किसकी E की, तो यहाँ थीटा बराबर कितना 0 डिग्री। तो ये स्थिति अपन यहाँ पे जो कह रहे हैं वो देखो कोणों की बात है वो अपन ने अलग अलग है वो कर लिए। अब देखो कि अपन ये कोण है, अपन ये कह रहे हैं अल्पांश हो, S1 में अल्पांश है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में बना कोण 0 डिग्री, S2 में जो अल्पांश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में बना हुआ कोण 0 डिग्री, यहाँ पे अपन कितना कह रहे हैं 90 डिग्री। तो यहाँ अपन यदि कहते हैं तो ये कितना हो गया S1 E ds cos ऑफ 0 डिग्री प्लस S2 की बात कर देंगे E ds cos ऑफ 0 डिग्री प्लस यहाँ यदि अपन बात कर रहे हैं तो ये कितना हो गया S3 E ds cos ऑफ 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन 0। यही बात है, ये होने से देखो अपने पास cos 0 का मान कितना 1, cos 0 बराबर कितना 1, ये भी cos 0 बराबर कितना 1 और cos 90 का मान कितना 0 डिग्री, cos 90 का मान सॉरी 0 होगा। तो ये 0 होगा तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया देखो S1 E ds cos 0 का मान 1 प्लस S2 E ds cos 0 का मान यहाँ भी 1 और ये अपने पास कितना होगा S3 E ds और cos 90 का मान 0 समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। ये अपन बता सकते हैं। देखो फिर अपने पास ये स्टेप जो बनेगी वो देखना दो कितनी हो जाएगी, यहां से फिर से अपन यदि यहाँ पे करते हैं तो देखो अपने पास कितना बनेगा, ये देखो अपने पास क्या हो गया S1 E ds 1 हो गया क्या, S2 E ds ठीक है क्या प्लस S3 ये 0 पूरे को क्या कर देगा 0, तो ये कितना हो गया समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन 0। अब देखो यहाँ पर क्षेत्रफल अल्पांश में अपन यहाँ पे ds और किसमें परिवर्तन बता रहा है, क्षेत्रफल में परिवर्तन बता रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण गाउसीय पृष्ठ पे प्रत्येक जगह क्या होगा नियत होगा, तो ये E है वो बाहर निकाल दो भी, ये अपन कह देंगे ds, ये अपने पास क्या हो गया E और ये S2 ds, फिर अपने पास क्या हो गया समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन 0। अब देखना देखो उसके बाद की बात यदि अपन यहाँ पे करते हैं तो देखो अपने पास क्या होगा, ये अपन ये E कह देंगे, देखो बंद पृष्ठ S1 ds ये किसको बता रहा है बाईं ओर के वर्ताकार भाग का संपूर्ण क्षेत्रफल को व्यक्त करता है, संपूर्ण क्षेत्रफल को व्यक्त कर रहा है ये समाकलन। ये किसको व्यक्त कर रहा है, ये दाईं ओर के वर्ताकार भाग के संपूर्ण क्षेत्रफल को ये व्यक्त कर रहा है। तो है तो देखो एक तरह से क्षेत्रफल की बात की तो अपन यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये अपन यदि यहाँ पे कर रहे हैं तो ये भी देखो वर्ताकार भाग का ही संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ताकार भाग का ही संपूर्ण क्षेत्रफल ये और ये भी वर्ताकार भाग का ही संपूर्ण क्षेत्रफल ये, बस इतना सा अंतर है, ये बाईं ओर का है ये दाईं ओर का है। तो अपन देखो इसमें ये समाकलन है ये अवकलन है, तो यहाँ पे अवकलन समाकलन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो ये अपन देखो यदि लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, और इसको भी अपन क्या कर देंगे ऐसे अपन कर देंगे, है तो वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल, तो अपन इन समाकलन जो संपूर्ण जो क्षेत्रफल है वो अपन यहाँ पे भी कितना कर देंगे वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल s, यहाँ भी कितना कर देंगे s ये अपन लिख देंगे। तो ये अपने पास क्या हो गया देखो ये तो E, इस समाकलन का मान कितना करें s,
तब देखो अपन ये कह देंगे प्लस ये ई, इस समाकलन का मान कितना करने पर एस, ये क्या हो गया समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन जीरो। तो ये ई एस को जोड़ दो तो 2ES हो गया क्या समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन जीरो। अब देखो उसके बाद की बात अपन यदि करते हैं तो लोगों अपन ने समीकरण नंबर 1 लिखी थी याद हो तो, और समीकरण 1 कहां से लिखी है याद है, तो अपन ये कह रहे हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठ की आवेश घनत्व कहलाती है। तो समेशन क्यू बराबर अपन क्या कर देंगे सिग्मा एस कर देंगे। तो यहाँ देखो जो समेशन क्यू है उसकी जगह ये मान लगा दो, ये मान यदि अपन लगाते हैं तो यहाँ पे देखो अपने पास क्या मान बन जाएगा 2ES बराबर क्या हो गया सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन जीरो, एस से एस काट दो तो 2E बराबर क्या हो गया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन जीरो, तो E बराबर क्या हो गया सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन जीरो। ठीक है ना, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण आएगा वो अपने पास सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन जीरो आ जाएगा। तो यहाँ देखो एक पॉइंट और देखना, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी पे निर्भर करता है? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या दूरी पे निर्भर करता है? दूरी पे निर्भर नहीं कर रहा है, तो निर्भर किस पे कर रहा है अभी? तो अपन ये कह देंगे अपरिमित अचालक पर्त के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी पर निर्भर नहीं करता। अब दूरी पे निर्भर नहीं करता तो किस पे निर्भर करता है? तो आप ये लिख दोगे पृष्ठ की आवेश घनत्व एवं माध्यम की प्रकृति पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? पृष्ठ की आवेश घनत्व एवं माध्यम की प्रकृति पे निर्भर करता है। तो यह बनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन बता सकते हैं। अब देखो अपने को यह भी पता है कि तीव्रता तो हमेशा सदिश राशि है, तो इसको आप यदि सदिश रूप में व्यक्त करना चाहे तो कैसे व्यक्त करोगे? तीव्रता तो हमेशा एक सदिश राशि है, तो इसको यदि आप सदिश रूप में व्यक्त करेंगे तो कैसे करेंगे? तो सदिश रूप में आप ये कह दोगे ई वेक्टर, सिग्मा अपने पास सदिश है, एप्सिलॉन जीरो एक नियतांक है, तो अपन यहाँ पे तो किसके ऊपर देखो तीर का निशान लगाने के लिए है ही नहीं, तो यहाँ आप क्या कर दो एन कैप कर दो। एन कैप क्या होगा? लंबवत इकाई सदिश है। एन कैप क्या होगा? लंबवत इकाई सदिश है। एन कैप यहाँ पे क्या बनेगा? लंबवत इकाई सदिश होगा। ठीक है ना। अब जब ई और अपने पास सिग्मा के बीच में अपन यदि ग्राफ देते हैं तो ई और सिग्मा के बीच में ग्राफ देखना कैसा होगा? एक सरल रेखा ही बनेगी। तो ये अपन ई और सिग्मा के बीच में ग्राफ, यदि अपन यहाँ पे ये कहें ई और आर के बीच में अपन ग्राफ देना चाहें तो ई और आर के बीच में यदि अपन ग्राफ देंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? ई और आर के बीच में यदि अपन ग्राफ देंगे तो यहाँ पे अपन ये कहते हैं कि ई का मान आर पे निर्भर ही नहीं करता। ई का मान आर पर निर्भर ही नहीं करता, तो निर्भर नहीं करता तो इसकी अपने पास जो लाइन बनेगी वो कांस्टेंट लाइन बननी है, तो वो कांस्टेंट लाइन है वो अपन ये बता देंगे। ठीक है ना। तो ये अपने पास ई और आर के बीच में ग्राफ है वो बता देंगे। तो ये गाउस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग है वो अपने पास कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक का एक बार पढ़ना, फिर भी यदि कोई समस्या है तो फिर आपको बताना, फिर अपन एक साथ देखो जो चैप्टर की आपकी जितनी प्रॉब्लम है वो आपको एक साथ देखो अपन एक अलग नई वीडियो के साथ आपको बता देंगे। तो वो ध्यान रखना है कि जितने जो प्रॉब्लम है वो आज और कल आप 2 दिन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दें कि इस चैप्टर में ये प्रॉब्लम आ रही है, उन प्रॉब्लम को और आपको दोबारा से बता